क्या सच में ईवीएम हैक होता है? ये अमित शाह ही हैं जिन्होंने पन्ना प्रमुख मॉडल किया, जिसकी जो है बहुत सारे तो विरोधी जो है इसकी खिल्ली उड़ाते हैं। मैंने भैया ये भी देखा कि रत्ना देवनाथ जो वहाँ उस पीड़िता की माँ, उनको बीजेपी कैसे चुनाव में टिकट देती है और 5 बार जीते हुए विधायक को हरा देती है। जब हम आप या बहुत सारे लोग एक नींद पूरी कर चुके होते हैं, सो चुके होते हैं 1-2 घंटे, उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग कर रहे होते हैं। मैंने देखा लास्ट के 15 दिन अमित शाह जी बिल्कुल वहाँ डेरा डाल के बैठ गए। तो क्या अमित शाह जी के पास इतना समय था पूरे देश के और कामों को छोड़ के, गृह मंत्री हैं देश के, 15 दिन अपना पैर जमाए रखे बंगाल में, सिर्फ बंगाल जीतने के? एक राज्य का चुनाव खत्म होता है, दूसरे राज्य में जुट जाते हैं। क्या ऐसी बीजेपी की रणनीति बनी, क्या ऐसी योजनाएं बनी कि 15 साल से बैठी हुई ममता बनर्जी अचानक से जहां 200 सीटें मिलती थी, अचानक 80 सीट मिलना। अभी बिहार का मामला आप देखिए, सम्राट चौधरी कहाँ से आए थे? सम्राट चौधरी आरजेडी से आए हैं, उनको भी पार्टी ने जो है मुख्यमंत्री बनाया। बंगाल में दूल्हा कौन होगा बीजेपी का? कुर्मी कुशवाहा, जो कुर्मी और कुशवाहा जो जाति है, उसको जो है वहाँ बिहार में नीतीश कुमार ने ये एक टर्म दिया, लौकुश समीकरण, मतलब कुर्मी और कुशवाहा की एकजुटता का समीकरण। तो नमस्कार, मैं हूं अश्वनी पांडे और आज मैं अपने पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट के साथ बैठा हूं जिनकी भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति की बात हो, या उड़ीसा की सरकार जब बनी, और ऐसे तमाम राज्यों में किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार बन रही है, कौन वहाँ का मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसे आकलन इनका आता है और हर बार इनके आकलन सही होते हैं। और ऐसे ऐसे मुद्दे जिनके बारे में ये आने से पहले ही बता देते हैं और वो सच होता है। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नवनीत मिश्रा जी। भैया, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट में कि आज आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद अश्विनी जी, आपने समय दिया और आप के साथ उम्मीद करता हूँ बहुत ही सार्थक बातचीत होगी। जैसे कि मैं इस मुद्दे पे पॉडकास्ट करना ही चाह रहा था, तो मुझे लगा कि चुनाव हो गया। हाँ। 5 राज्यों में, असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी में जो चुनाव हुआ है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किससे बात करूं जो चुनाव कहाँ कौन जीता और कौन हारा, उसके लिए क्या ऐसी योजनाएं बनी जिससे लोग जीते और कौन सी योजनाएं ऐसी फेल हुई जिससे लोग हारे। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए मुझे लगा कि आपसे अच्छा मुझे कोई दिखा नहीं, कि जिससे आपसे अच्छा हमें कोई मिला नहीं जिससे मैं इस तरीके की बातें कर सकूं। इसलिए मैंने आपको बहुत परेशान किया कि आप हमारे पॉडकास्ट में आइए और आपने समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको बुलाया, मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे बातचीत करने के लिए। भैया, सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या ऐसी बीजेपी की रणनीति बनी, क्या ऐसी योजनाएं बनी कि 15 साल से बैठी हुई ममता बनर्जी अचानक से जहां 200 सीटें मिलती थी और अचानक 80 सीट मिलना। क्या सच में ईवीएम हैक होता है? क्या सच में चुनाव आयोग सही तरीके से काम नहीं किया, या सच में मोदी और अमित शाह का फैक्टर जादू चला वहां फिर से इस बार? देखिए, जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि बस करिए 2-4 महीने के अंदर ऐसा खेल हो गया, एसआईआर हो गया, उसकी वजह से बीजेपी जीत गई, या जो है कुछ ऐसा ईवीएम में कुछ ऐसा खेल हो गया जिसकी वजह से बीजेपी जीत गई। तो ये वो लोग हैं जो किसी पार्टी की जो जमीन पे मेहनत हो रही है उसको दरकिनार करते हैं। ये वही लोग हैं, जैसे गाँव में अगर आप अपना घर बना लेते हैं अच्छा सा, या कुछ आपकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो जाती है, तो ये नहीं देखते कि अगला आदमी किस तरीके से मेहनत करके कमाई कर रहा है। वो कहेंगे लगता है नंबर 2 का काम चल रहा है। कि अरे गांव में इतना अच्छा घर कैसे किसी का हो सकता है, ऐसे कैसे उसकी लाइफ स्टाइल हो सकती है, गाड़ी लेके कैसे चल सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके पैरों पे जो छाले पड़े हैं ना, उसको नहीं देखते कि किस तरीके से वो 8 घंटे की नौकरी नहीं कर रहा, कैसे वो 12 घंटे तक वो काम कर रहा, कैसे वो 16 घंटे तक काम कर रहा, उसको नहीं देखेंगे। लेकिन जिस तरह से वो जीते हैं, जो उनकी लाइफ स्टाइल होती है, उसी से वो आकलन करते हैं। ठीक उसी तरीके से राजनीति में होता है कि जो दल जमीन पे मेहनत नहीं करना चाहते, या जिनको एक आलस्य लगा हुआ है कि बस चुनाव आएगा 6 महीने में हम खेल कर देंगे और जीत जाएंगे, वो फुल अभी भी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स वो लोग करते हैं। तो वो कहेंगे बस अरे बीजेपी ईवीएम से जीत गई, वैसे जीत गई। हम कहते हैं कि चलिए ठीक है, ईवीएम से जीत गई,
इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी थी तब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले भी सरकार बना चुकी है। और अगर ईवीएम से ही जीते जाते, भाई आज तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हाँ, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, केरल में भी जीते हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, और ये अगर ईवीएम से ही जीते जाते तो ठीक है। पश्चिम बंगाल का आप नतीजे देख लीजिए, ममता बनर्जी को 40% वोट शेयर आया है ना, 40% वोट उनके पास है ना, बीजेपी के पास 45% वोट शेयर है। तो ये क्या है, अपनी जो है अपने समर्थकों को बेवकूफ़ बनाने की एक कला है कि जैसे क्या है, आप कोई एक आपको बहाना चाहिए, आप अपनी नाकामी का ठीकरा किसी पे फोड़ देते हैं, तो आपको एक ईवीएम मिलती है जो अपनी सफाई पेश नहीं कर सकती बेचारी, हम बोल नहीं पाती। ईवीएम तो मशीन है, ईवीएम बोल नहीं पाएगी ना, ईवीएम बोल नहीं पाएगी। हाँ। अब बोलेगा तो चुनाव आयोग, लेकिन चूंकि चुनाव आयोग, क्योंकि केंद्र में सरकार है, तो चूंकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो सरकार करती है, फिर आप कहेंगे कि भाई मोदी ने नियुक्त किया है तो मोदी का काम करेंगे। तो सवाल ये है कि अगर सिर्फ ईवीएम से ही अगर चुनाव जीते जाते तो 2014 में तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बननी नहीं चाहिए थी। फिर तो कांग्रेस के क्या ईवीएम सेट करने का खेल जो है सिर्फ बीजेपी को आया। तो 14 में तो बीजेपी की सरकार ही केंद्र में नहीं थी, 14 में तो मनमोहन जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी 2014 में वो केंद्र में सरकार बनाई? इसका मतलब ये है, अब कुछ लोगों को लगेगा कि मैं एक बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर सच आपको बोलना है तो भले ही ठीक है, आपको कोई किसी पार्टी से जोड़ दे, लेकिन सच कहना चाहिए। सिर्फ ये है कि एक पॉलिटिकल करेक्ट होने के चक्कर में हम सच ना कहें तो मुझे लगता है कि ये गवारा नहीं होता। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये ईवीएम का खेल है, ये वो खेल है, ये वो लोग नहीं देखते कि जिस तरीके से बीजेपी वहाँ पे लंबे समय से मेहनत कर रही थी। आप ये सोचिए कि 2016 में बीजेपी दहाई अंकों में वोट शेयर, वहाँ पे हाँ, 10% से ज़्यादा वोट पाती है बीजेपी। वहीं से बीजेपी काम करती है, वहीं से जो संघ के प्रचारक वहाँ से जुट जाते हैं, और जब केंद्र में चूंकि सरकार होती है तो संसाधन भी बीजेपी के पास आता है। इसके बाद जो है 2019 का चुनाव आता है, बीजेपी 18 लोकसभा सीटें जीतती है। जो 2016 से पहले 2014 से लगातार काम चल रहा था, तो 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 10% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल की, और फिर 19 में 10% से 40% में पहुंच गई। और वही 2011 के चुनाव में बीजेपी के पास केवल 3% केवल वोट था। तो इसका मतलब कि मेहनत कर रहे थे वो। और फिर आप देखिए, दो चीज़ें हैं। पश्चिम बंगाल में 1977 में पहली बार जनता ने बदलाव के लिए वोट किया था। 25 से 26-27 साल तक लगातार कांग्रेस वहाँ पे 1952 के चुनाव से 77 तक लगातार कांग्रेस थी। फिर वहाँ पे किसानों का मुद्दा उछला, ज़मीनों का मुद्दा उछला। इसके बाद जो है वहाँ पे फिर लेफ्ट की सरकार आई। इसके बाद फिर 34 साल लेफ्ट का शासन रहा। तो बहुत सारे इशू उठे, तभी कांग्रेस से जो है ममता बनर्जी अलग हो जाती हैं, और फिर 2006 और 2007 में सिंगूर और नंदीग्राम जैसे आंदोलन करती हैं कि किसानों की ज़मीनें फैक्ट्रियों के लिए ली जा रही थी उस वक्त। तो ममता किसानों के बीच जाती है कि नहीं, हम ज़मीनें नहीं लेने देंगे, क्योंकि किसान अपनी ज़मीनें देने के लिए तैयार नहीं थे। जबकि ये भी उसके दो पहलू थे। एक ये था कि भाई इंडस्ट्री अगर आती तो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता, लेकिन चूंकि बंगाल की तासीर ऐसी है कि वहाँ की जो भी सरकारें रही हैं वो औद्योगिकरण के बहुत खिलाफ रही हैं। तो ऐसे में फिर जो है सिंगूर और नंदीग्राम दो बड़े मौके मिले, दो बड़े आंदोलन ममता बनर्जी ने किया, और वहाँ की जनता और किसानों का पूरा जो है सपोर्ट इनके ममता बनर्जी के साथ हो गया। 2011 में 34 साल से जो वामपंथियों का शासन था वो खत्म हो गया। फिर 15 साल से जो है ममता बनर्जी काम कर रही थी। लेकिन एक होता है कि जब कोई पार्टी लगातार लंबे समय से सरकार में रहती है तो उसके खिलाफ नाराजगियां होती हैं। कुछ काम वो अच्छे भी करते हैं, कुछ काम वो बुरे भी करते हैं। तो बहुत सारी महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मामला हो, अन्य भी तमाम तरह के मामले हों, तो बीजेपी उस एंटी इनकम्बेंसी को भुनाती गई। बीजेपी भी लगातार आंदोलन के मोड में रही। कहीं महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण किया जा रहा है, और पार्टी नए नए लोगों को जोड़ती जा रही थी। तो जो लोग क्या है, जिस तरीके से जैसे कभी लेफ्ट को टीएमसी ने हटाया, उसी तरीके से फिर टीएमसी को 15 साल के बाद जो है बीजेपी हटाने में सफल रही। तो ये चीज़ें हैं। अब ये है कि अब कोई भी कह दे कि भाई जो है ठीक है, ये जो है ईवीएम सेट हो गया, वो हो गया, तो मैं तो इन सब चीज़ों में यकीन नहीं रखता। इससे भैया मैंने देखा कि इस बार चुनाव में बीजेपी के जितने प्रचारक थे, जितने बड़े प्रचारक थे, सब तो गए वहाँ पे। मैंने देखा लास्ट के 15 दिन अमित शाह जी बिल्कुल वहाँ डेरा डाल के बैठ गए। तो क्या अमित शाह जी के पास इतना समय था पूरे देश के और कामों को छोड़ के, गृह मंत्री हैं देश के,
और 15 दिन अपना पैर जमाए रखे बंगाल में, सिर्फ बंगाल जीतने के लिए। तो आप इस जीत में सबसे बड़ा सहयोग बीजेपी मतलब अमित शाह जी का मानते हैं, या उन बीजेपी के स्टार प्रचारक जो लोगों को मछली भात खिलाए, खुद खाए, लोग ये भी बोले कि यहाँ तो मछली आएगा, पूरे देश से मछली मंगाएंगे। तो मतलब इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी में मैं आप ये देखते हो वहाँ की जनता जिन्होंने बीजेपी को वोट किया उनका हाथ है, या जनता का माइंड डाइवर्ट किया अमित शाह जी ने? 15 दिन लास्ट के वहाँ रह गए। क्या भूमिका दिखाते हैं आप अमित शाह जी की इसमें? देखिए, जब से मोदी और अमित शाह की जोड़ी राष्ट्रीय पटल पे आई है, 2014 से जब से आए हैं, तब से जो देश की राजनीति थी, पहले पार्ट टाइम पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जब चुनाव आएगा तब हम मेहनत करेंगे, तो इन्होंने पार्ट टाइम पॉलिटिक्स को फुल टाइम पॉलिटिक्स में बदल दिया। ये जो है इलेक्शन मोड में हमेशा रहते हैं। एक राज्य का चुनाव खत्म होता है, दूसरे राज्य में जुट जाते हैं और दूसरी पार्टियां तब तक सोती रहती हैं। अब आपने कहा कि वो गृहमंत्री हैं और सारा काम छोड़ करके, ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप मान लीजिए बिजनेस करते हैं, दिल्ली में बिजनेस करते हैं, अगर आप मान लीजिए जौनपुर जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, क्या आप अपना काम आप छोड़ देते हैं? जहाँ भी रहते हैं आप काम करते हैं। काम करने के लिए दिल्ली में रहना जरूरी नहीं है। काम तो कहीं भी रह करके आप तो आपको जो चूंकि जो भी पद है आपको वो तो काम करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है, वो तो काम आप तो करते रहोगे। लेकिन क्या है, देखिए, छाप वही व्यक्ति छोड़ता है जो एक्स्ट्रा माइल चलता है, जो लीग से हट के चलता है, पेन उठाता है। तो गृहमंत्री अमित शाह हमेशा पेन उठाने वाले नेता हैं। वो जो उनका पद है, जो उनके मूल दायित्व है, वो तो काम करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा वो पार्टी हित में वो एक इलेक्शन मैनेजर के तौर पे वो काम करते हैं। और जो बंगाल की जो जीत है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चेहरा था उसको अगर भुनाया तो जो है वो अमित शाह की रणनीति की वजह से। अब मैं बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल के जो विधानसभा चुनाव था, तो गृह मंत्री अमित शाह ने जो है ऐसी अचूक रणनीति बनाई और उसको जो है उन्होंने अपनी रणनीति को धरातल पर उतारने के लिए अपने 4 से 5 भरोसेमंद लोगों को वहां पे उन्होंने ड्यूटी लगाई। जैसे उसमें सुनील बंसल हो गए, जो पहले उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री हाँ हुआ हाँ। करते थे। 17 का चुनाव उन्होंने पार्टी को जिताया, 22 का चुनाव उन्होंने जिताया। भूपेंद्र यादव, जो कि गुजरात के पहले प्रभारी रहे, फिर हाल में जो है वो 2023 का जो चुनाव था एमपी के प्रभारी रहे, प्रचंड बहुमत से वहां पे बीजेपी को विजय मिली, महाराष्ट्र में बम्पर विजय मिली। तो भूपेंद्र यादव को चुनाव प्रभारी बना के भेजा था। उससे पहले वो सुनील बंसल को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही भेज चुके थे, संगठन प्रभारी बना करके भेजा था। इसके अलावा त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देव, उनको भी सह चुनाव प्रभारी बना के भेजा। बिहार के एक मंत्री हैं मंगल पांडे, उनको भी संगठन का प्रभारी बना के वहाँ पे भेजा। और इसके अलावा जो है अमित मालवीय हैं, वो भी उनको भी सह प्रभारी बना करके वहाँ पे तैनात कर रखा था। तो ऐसे 4 से 5 नेता थे जो जिनको जो है वहाँ पे पूरे प्रदेश का जो इलेक्शन मैनेजमेंट है वो सब देखना था। इसमें से जैसे भूपेंद्र यादव और सुनील बंसल तो पूरा प्रदेश देख रहे थे, बाकी जो 3 मैंने नाम लिए इनको जोन वाइज सीटें अलॉट थी। भाई आप उत्तर बंगाल देखोगे, आप दक्षिण बंगाल देखोगे, आप ये देखोगे। बीजेपी ने 5 जोन में, गृहमंत्री अमित शाह ने पूरे बंगाल को 5 जोन में बांटा और हर जोन के लिए एक एक नेताओं की जिम्मेदारी। इसके अलावा 21 प्रदेशों से 9,000 नेताओं को, आपके जौनपुर से भी कुछ लोगों को बुलाया गया था, 9,000 प्रवासी नेताओं को बंगाल भेजा गया। अब ये बताइए वो 9,000 लोगों का सिलेक्शन कैसे हुआ? 9,000 लोगों का सिलेक्शन ऐसे हुआ जैसे जौनपुर में मान लीजिए जैसे रमेश मिश्रा गए, जैसे बदलापुर के लोग बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे बंगाल में। तो ये देखा कि मान लीजिए जैसे जौनपुर से हम किसी नेता को भेज रहे हैं कि वहाँ के जौनपुर के कितने लोग बंगाल में रहते हैं, लखनऊ के कितने लोग बंगाल में रहते हैं, बनारस के कितने लोग बंगाल में रहते हैं, और किस कॉलोनी में रहते हैं, किस विधानसभा सीट में रहते हैं। जैसे हर विधानसभा सीट में कहीं जौनपुर के लोग किसी विधानसभा सीट में रहते हैं, कहीं लखनऊ के लोग रहते हैं, कहीं मेरठ के लोग रहते होंगे, कहीं राजस्थान के लोग रहते हैं, कहीं तेलंगाना के लोग रहते हैं। तो जहाँ जिस तरह के लोग जिस इलाके के रहते थे वहाँ के नेताओं को वहाँ पर भेजा गया, विधायकों को वहाँ पर भेजा गया। ये जो है इसके पीछे ये था कि बहुत सारे ऐसे नेताओं को तलाशा गया जिनकी रिश्तेदारियां बंगाल में हैं, ताकि वो जाके वहाँ पे कैंपेनिंग करे। तो 9,000 ऐसे जो है उसमें विधायक भी थे, उसमें सांसद भी थे, उसमें जिलाध्यक्ष लेवल के भी, यूपी के कई जिलाध्यक्ष भेजे गए। क्योंकि सुनील बंसल संगठन महामंत्री यूपी के रह चुके हैं तो उनकी अपनी पूरी टीम रही, उनके सारे परिचित नेता थे जिनको लगता था कि भाई हाँ ये 1-2 सीट मैनेज कर सकते थे। ये सुनील बंसल ने उत्तर प्रदेश के तमाम जो है उन सारे नेताओं को वहाँ पर बुलाया। इसके अलावा जो है एक तो 9,000 जो प्रवासी जो है थे उनको सीटें अलॉट की गई। उनका काम था कि भाई आप जो है रैली वैली नहीं करोगे, आप केवल जनसंपर्क करोगे, पंपलेट ले जाके बांटोगे, ताकि लोगों से लगे वन टू भाई वन मिलोगे जैसे आप। क्या है
आपको याद होगा जब चुनाव होता है तो लोग कहते हैं कि हमसे वोट मांगने कोई नहीं आया, हाँ। नाराजगी होती है। तो इन नेताओं की जिम्मेदारी है कि जाके आप पंपलेट बांटिए, लोगों से मिलिए ताकि लगे कि भाजपा वाला कोई आया है। इसके अलावा आप फीडबैक दीजिए, लोगों से बात करिए। भाई जब भाजपा के लोग चौराहों पर निकलेंगे लगेगा कि भाई एक माहौल बनेगा। इसके अलावा देखिए 80,000 बूथ रहे पश्चिम बंगाल में। 80,000 बूथों में गृहमंत्री अमित शाह ने पूरा बूथ लेवल, जहां पे शून्य में बीजेपी थी, 80,000 बूथों पे गृहमंत्री अमित शाह ने पूरा नेटवर्क, वहां पे बूथ लेवल मैनेजमेंट पूरा किया, 80,000 बूथों को मजबूत बनाया। 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, जिसमें से 210 सीटों पे बीजेपी ने फोकस किया। 210 ऐसी सीटें थी जिसमें बीजेपी ने एक कैलकुलेशन किया कि अगर यहाँ पे हम 4 से 5% वोट अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा जो पिछली बार हाँ, मिला था स्विंग उनको। अगर 5 से 6% वोटों का स्विंग, कहीं 10% भी रहा होगा, अगर कर सकते हैं ये सीटें हम जीत सकते हैं। बाकी उन्होंने जो बाकी सीटें थी जो ऐसा लग रहा था कि जहां हम कुछ भी कर देंगे नहीं जीत पाएंगे, तो उसको जो है उसके हाल पे छोड़ दिया। हालांकि वहां पे भी मेहनत की, और चौंकाने वाली बात रही, बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पे 50-50% मुस्लिम आबादी थी, वहां पे भी बीजेपी जीतने में सफल रही। और सबसे मजे की बात बताऊं, 119 सीटें थी। टीएमसी 2011 से लगातार 119 सीटों पे जीत रही थी। उन 119 सीटों में 60% सीटें इस बार बीजेपी जीतने में सफल रही। अब आप सवाल ये करेंगे भैया कैसे, ऐसा कौन सा जादू था? आप फिर कहेंगे कि ईवीएम सेट हो गई होगी, या ऐसा कौन सा जादू था जिसकी वजह से जो है ऐसा। भाई जो टीएमसी जो 15 साल से जो सीट जीत रही थी, वो कैसे, जो कौन सी जादू की छड़ी थी जो बीजेपी ने जीत लिया? उसमें जो है एक अमित शाह का है पन्ना प्रमुख वाला मॉडल। पन्ना प्रमुख वाला मॉडल क्या होता है? एक वोटर लिस्ट में मान लीजिए 20 पन्ने हैं, आपके गांव की वोटर लिस्ट होती है, उसमें मान लो 20 पन्ने हैं। अब मान लीजिए एक एक पन्ने पे 100 वोट हैं, तो मान लीजिए 20 पन्ने पे 2000 वोट हो गए। अब क्या है कि उसमें जो है एक एक पेज का एक एक आदमी को पन्ना प्रमुख बनाया जाता है, तो उस पेज के जितने वोट हैं उसकी जिम्मेदारी उसकी तय की जाती है। अच्छा, ये होता मतलब है। इतना ये ग्राउंड लेवल कोई ये सोच भी तो नहीं इस लेवल सकता तक ना। भाई, ये अमित शाह ही हैं जिन्होंने पन्ना प्रमुख मॉडल किया, जिसकी जो है बहुत सारे तो विरोधी जो है इसकी खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन सोच लीजिए उस आदमी की सोच देखिए कि वो पन्ने तक लड़ाई करता है। लोग इधर जमीन पे लड़ाई करने की बात करते हैं, जिले लेवल पे, विधानसभा लेवल पे बात करते हैं, अमित शाह वोटर लिस्ट के पन्ने पे लड़ाई लड़ते हैं। एक पन्ने पे 100 वोट है, 100 वोट है तो उसका एक इंचार्ज बनाया जाता है। अगर एक वोटर लिस्ट के 20 पन्ने हैं तो 20 पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं। उसका काम क्या होता है कि अगर मान लीजिए 100 वोट हैं, इसमें सेलेक्ट करो आपका वोटर कौन है, उस दिन वो वोट करने जा रहा है या नहीं जा रहा है, जब तक वो वोट न डाल जाए तब तक उसको फ़ोन करते रहो, उसके घर जाओ, उसका 100% वोट दिलवाओ। अगर मान लीजिए कोई बाहर रहता है तो उसको बुलवाने की व्यवस्था करो। इसके अलावा ये भी आप देखिए कि मान लीजिए आपका जो विरोधी वोटर है, उसमें से अगर मान लीजिए आपकी नीतियों से अगर आप उसको जो है पार्टी में ला सकते हैं, पार्टी के लिए वोट दिला सकते हैं, उससे जाके मिलिए, उससे चाय पीजिए, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाइए। अगर वो बीजेपी की तरफ आना चाहता है तो उसको लाइए। इसके अलावा अगर कोई फर्जी मतदाता है, आपको लगता है कि ये जो है दूसरे दल का वोटर है, जो है दूसरे दल के लोग फर्जी जो है वोट करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे अयोग्य मतदाता हों, तो उनको जो है जब चुनाव आयोग जो है पुनरीक्षण करता है तो उसमें उनका वोट कटवाइए, ऐसे जो अयोग्य मतदाता हैं। इस तरीके से अब जैसे एक और मॉडल है कि जैसे बूथ लेवल मैनेजमेंट, जिसकी बहुत चर्चा होती है कि भाई भाजपा का माइक्रो मैनेजमेंट क्या है। देखिए क्या होता है, जैसे बीजेपी जब किसी राज्य के नतीजे आते हैं तो बाकी दल जो है कि कोई जीतता है तो वो जीत के जश्न में डूब जाता है, और कोई हारता है तो वो जो है मायूस होकर के घर बैठ जाता है, और फिर जो है लोग निकलते हैं जब जो है दुख से उबर जाते हैं। बीजेपी किसी चुनाव, किसी राज्य को चाहे हारे या चाहे जीते, जिस दिन नतीजे आते हैं उस दिन रिपोर्ट ये बनती है कि भाई कौन कौन से बूथ पे बीजेपी हारी। उसकी रिपोर्ट जिलाध्यक्ष प्रदेश संगठन को भेजते हैं। मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे जौनपुर मान लीजिए है, अब जौनपुर में मान लीजिए बीजेपी 5,000 बूथों पे मान लीजिए बीजेपी हारी, मान लीजिए 5,000 बूथों, या मान लीजिए हम कहते हैं 200 बूथों पे बीजेपी हारी। तो अब यह है कि वो 200 बूथों पे कितने वोटों से हारी, रीजन क्या रहे, किस जात के मतदाता बीजेपी के खिलाफ गए, अगर वो खिलाफ गए तो क्यों गए। अब अगर अगले चुनाव में उनको अपने साथ लाना है, वो अगर मान लीजिए 100 बूथ या 200 बूथ मान लीजिए 5,000 वोट बीजेपी को कम पड़ा, तो वो कैसे कम पड़ा, तो उन 5,000 की भरपाई कैसे अगले चुनाव में हो। बीजेपी पूरे 5 साल तक इसकी चिंता करती है। यही वजह है कि जो है बाद में जब चुनाव नतीजे आते हैं, अगला चुनाव
बीजेपी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए अगला चुनाव जीत जाती है। फिर लोग कहते हैं कि ईवीएम सेट हो गया, ईवीएम सेट हो गया। जबकि बीजेपी जिन बूथों पर हारी रहती है उन बूथों की चिंता पूरे 5 साल तक करते हैं। यही वजह है कि जैसे बहुत बार सवाल उठते हैं कि बीजेपी बाहरियों को लाती है। ये देखती है कि मान लीजिए जौनपुर के किसी बूथ पे, मान लीजिए किसी जाति के किसी जो है इन्फ्लुएंसर को, इन्फ्लुएंसर का मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं, जो उस जाति के वोट को प्रभावित करता प्रभावित हो। करता है। मान लीजिए कोई टीचर है, कोई वकील है, कोई एक्टिविस्ट है जो वहाँ के वोट को इन्फ्लुएंस करता है, तो उसको तोड़ो, उसको पार्टी में लाओ ताकि वो 100-200 वोट अपने साथ लेके आए। तो इस तरीके से ये बूथ मैनेजमेंट करते हैं। ऐसे जो है ये चुनाव जीते जाते हैं। तो जैसे आप हर बार ये कहीं भी बीजेपी सरकार बनती है तो आप ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि भैया यहाँ ईवीएम सेट हो गया, ईवीएम हैक कर ली, वोट चोरी हो गया, चुनाव आयोग इनके पक्ष में। तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। आप ये देखिए कितनी सटीक बात, जैसे जो पन्ना प्रमुख इन्होंने बताया, मैंने आज तक नहीं सुना कि एक इतनी छोटी छोटी बारीकियां अगर अमित शाह गृह मंत्री होते हुए भी और इतनी छोटी छोटी बारीकियां देख रहे हैं तो भैया जीतना तय है। क्योंकि और लोग तो जीतने के बाद कहीं घूमने चले जाते हैं, लेकिन ये हारने के बाद तो करते ही मंथन, और जीतने के बाद भी मंथन करते हैं कि इस बार हमने क्या और गलती करी कि अगले चुनाव में और ऐसा ना हो। तो एक बात आप भी समझ लीजिए कि किसी बार ईवीएम किसी को न जिताती है ना ही हराती है। और मैं बता दूं आपको, जब हम आप या बहुत सारे लोग एक नींद पूरी कर चुके होते हैं, सो चुके होते हैं 1-2 घंटे, उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मीटिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त वो मीटिंग कर रहे होते हैं। तो ये जो होता है, जिसे जिसको एक कहते हैं ना, एक डेडिकेशन पार्टी के लिए। देखिए ऐसा है, अगर गृह मंत्री अमित शाह भी चुनाव हार जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि गृह मंत्री की उनकी कुर्सी छिन जाएगी, नहीं छिन जाएगी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है पार्टी की जो है। लेकिन क्या होता है कि ये एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करना, ये उनके खून में है भाई। पर जो है गृह मंत्री है, जाहिर सी बात है कि आप देखते होंगे बहुत सारे राजनेताओं का किसी बड़े पद पे पहुंचना उनका एक लक्ष्य होता है, बस पहुंच जाते हैं, फिर वो रेस्ट जोन में चले जाते हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह समय के साथ जो है उनमें, जैसे जैसे सचिन तेंदुलकर रनों की भूख, भले ही उन्होंने कई शतक मार डाले लेकिन रनों की भूख उनकी कभी खत्म नहीं हुई, उसी तरीके से अमित शाह की जो है कभी जीत की भूख उनकी खत्म नहीं होती। तो भैया एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव, तीसरा चुनाव, चौथा चुनाव। अब आप सोचिए कि अभी जो है बंगाल जीते, पंजाब की चिंता स्टार्ट हो गई है, यूपी की चिंता स्टार्ट हो गई है। अगले साल जो है 5 राज्यों का चुनाव है, जिसमें से यूपी में बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, गोवा में बीजेपी की सरकार है, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, केवल पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं है। अब बीजेपी के निशाने पर राघव चड्ढा को इस बार अमित शाह ने बुला लिया है, इस बार हो सकता है क्या? हाँ, राघव चड्ढा के साथ 7 सांसद आ गए हैं, उसमें हरभजन सिंह भी हैं। भैया हम राघव चड्ढा आपसे खुल के बात करें, एक टॉपिक मैंने एक क्वेश्चन राघव चड्ढा पे रखे हैं। तो भैया आप मुझे एक बात ये बताइए कि जैसे इतने दिन से आप देख रहे हैं जो भी यूजीसी का कानून आया और एसआईआर का कानून आया, इसके बाद हर बार यही यूजीसी का कानून, मैं एक बात क्लियर कर दूं, यूजीसी का जो चीज़ें आई थी वो एक नोटिफिकेशन था, वो कोई कानून नहीं था। कानून हमेशा संसद से पास होता है। अगर देश में कोई कानून बनता है तो उसके लिए एक बिल लाया जाता है और पार्लियामेंट के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों से पास कराया जाता है, तब जाके के कानून बनता है। जिस यूजीसी की आप बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, वो यूजीसी का एक गाइडलाइंस थी, एक जो है वो नोटिफिकेशन था इंस्टीट्यूट के लिए कि इंस्टीट्यूट जो है किस तरीके से छात्रों के लिए क्या करे। तो उस पर खैर अलग बात हम कर सकते हैं, लेकिन यह कानून नहीं था। जैसे आप मुझे ये बताइए, एसआईआर आने से लोगों ने यही कहा है, हर बार बीजेपी ने यही बोला है कि भैया घुसपैठिए बांग्लादेश से आते हैं यहाँ और ममता के लिए चुनाव वोट करते हैं, और ममता उनको इसीलिए बुलाती है कि ममता के पक्ष में वोट करते थे। वो हर बार यही होता था कि लोग बोलते थे घुसपैठिए आ जाते हैं, वहाँ से घुस जाते हैं। तो आप ये बताइए कि बीजेपी सरकार आने से क्या घुसपैठियों का आना यहाँ बंद होगा? जितने भी घुसपैठी आ रहे हैं, चाहे बांग्लादेश से आ रहे हैं, चाहे कहीं से भी आ रहे हैं, यही कहा जाता है कि हर बार ममता दीदी ने लोगों को बुला के वोट करवाया है। और इस बार ममता ने ये आरोप लगाए हैं बीजेपी के कि इन्होंने वोट कटवाए हैं, और बीजेपी का ये था कि बीजेपी का अपना पक्ष ये था कि हमने वोट उन्हीं काटे हैं जो वहाँ के बंगाल के, मूल रूप से बंगाल के रहने वाले नहीं थे। तो क्या बीजेपी के आने के बाद वहाँ घुसपैठियाँ आना? आपका सवाल मैं समझ गया कि आप घुसपैठियों को लेकर के आपकी चिंताएं हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं। जो पहली बात तो मैं एसआईआर पे बात करता हूँ। एसआईआर पे जो है कई तरह से जो है नाम कटे हैं। नंबर 1 जो है, जो एसआईआर क्या होता है, एसआईआर होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन।
विशेष जो है एसआईआर का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन पुनरीक्षण। ये क्या होता है कि कई बार 15-20 सालों में जो है ये चुनाव आयोग ऐसी एक्सरसाइज करता है। क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है मर जाते हैं लेकिन उनके नाम चलते रहते हैं। बहुत सारे लोग क्या है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो भी उनके नाम चलते रहते हैं, तो कभी कभी उनके नाम पे फर्जी वोट पड़ जाता है। तो ये देश का कानून कहता है, ये चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस है उसमें ये है कि समय समय पर एसआईआर होना चाहिए। ये अलग बात है कि ज़्यादातर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो अपना कार्यकाल काट लिए, उन्होंने कराने की जरूरत नहीं सब्जी। लेकिन तभी ज्ञानेश कुमार आ गए, जुनूनी आदमी। ये वही ज्ञानेश कुमार हैं जिन्होंने 370 हटाने में, जब गृहमंत्री अमित शाह ने 370 हटाने का निर्णय लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, तो उस वक्त ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में थे और यही चीज़ वो देख रहे थे। तो 370 हटाने में भी ज्ञानेश कुमार की उस वक्त अहम भूमिका थी। इन्होंने पूरा बुनियाद तैयार किया, प्रशासनिक क्या मैनेजमेंट होता है ये इस व्यक्ति ने जो मैंने किया। देखा ज्ञानेश कुमार के साहब से बहुत अच्छे रिलेशन भी है। तो देखिए फिर ज्ञानेश कुमार क्या है, ज्ञानेश कुमार फिर मुख्य चुनाव आयुक्त जब वो रिटायर हुए तो फिर सरकार ने उनको जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की जो पैनल है जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होते हैं, उस कमेटी के मेंबर होते हैं, तो फिर उस पैनल ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त चुना। तो ज्ञानेश कुमार ने ये बीड़ा उठाया कि भाई एसआईआर तो होना है। अब यह है कि एसआईआर को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। एसआईआर में किस तरह के नाम कटे? एक नाम कटे जो मर चुके थे। भाई आप बताइए 2002 में वोटर लिस्ट तैयार हुई थी, तब से चली आ रही थी, 2002 से 2026 में वही वोटर लिस्ट चल रही है। बीच बीच में जो है पुनरीक्षण होता था, जैसे चुनाव के दौरान होता था, लेकिन वो विशेष पुनरीक्षण नहीं था, वो काम चलाऊ होता था। तो उसमें दस्तावेज नहीं मांगे जाते थे। गांव में गए जो है बीएलओ साहब, वो प्रधान जी ने जो बोल दिया सारे नाम भर दिए। इस बार ये था कि भाई कागज़ तो आपको दिखाना पड़ेगा, आप जो है यहाँ पे कब से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, और सिर्फ आपको अपने कागज़ से नहीं भाई आपके पिता का नाम जो है या आपके घर परिवार किसी का नाम 2002 में होना चाहिए। तो क्या है इस तरीके से, और इसके अलावा जो लोग मान लीजिए अपना गांव छोड़ के कहीं बस चुके हैं उनका नाम काटा गया। अब सबसे मज़ेदार बात जो थी, जो खेल एसआईआर में सबसे बड़ा खेल क्या पकड़ा गया, सबसे बड़ा खेल बंगाल में क्या पकड़ा गया कि जैसे मान लीजिए बांग्लादेश से जो है मान लीजिए 200 लोग आए, किसी गांव में रहने लगे। अब क्या है जब एसआईआर में उनसे दस्तावेज मांगा गया, तो जैसे मान लीजिए कोई 18 साल का लड़का है, कोई 25 साल का लड़का है, कोई 30 साल का लड़का है। अब उसको 2002 में जो है अपना वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए पिताजी तो चाहिए। अब पिताजी तो रहते हैं बांग्लादेश में, पिताजी तो उनके पास है नहीं। उन्होंने क्या किया, किसी व्यक्ति का उन्होंने ले लिया आधार कार्ड, उसका जो है दस्तावेज ले लिया, मान लीजिए 2002 का जो वोटर है उसका उन्होंने दस्तावेज ले लिया और उसी को अपना पिता घोषित करके बीएलओ को दे दिया। अब पता लगा 200 लोगों ने जो है किसी व्यक्ति को अपना बाप घोषित कर दिया। सब लोग उसका आधार कार्ड लगा करके यही हमारे पिता हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का 2002 में जो है की लिस्ट में उनका नाम है। तो उसको जो है जो घुसपैठिए हैं उन्होंने क्या है उसको अपना पिता मान लिया। तो जब चुनाव आयोग ने जब उस डेटा की स्क्रूटनी हुई, पता चला कि एक एक पिता के 200 बच्चे निकल रहे हैं। इसके अलावा कहीं ये पता चल रहा है कि पिता और पुत्री की जो है उम्र में जो है 5 साल का अंतर है, कहीं 10 साल का अंतर है, कहीं 15 साल का अंतर है। तो इस तरीके से जो है ये देखने में आया कि भाई ये सब उसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के आधार पे जो है कोर्ट ने संदिग्ध कर दिया, सॉरी चुनाव आयोग ने उसको संदिग्ध वो कर दिया। ऐसे 27 लाख जो है वोटर्स मिले जिनके जो है मतलब कि जिनके डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी विसंगतियां पाई गई। इसके अलावा करीब 91 लाख वोट जो है वो काट दिए गए, वो चाहे मृतक रहे हो, चाहे वो शिफ्ट हो चुके थे, चाहे प्रॉपर दस्तावेज नहीं थे। तो अब जैसे क्या है, अब जैसे जो घुसपैठ की बात आती है, तो अभी आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये बीजेपी क्या है कोई कदम जो है अचानक से नहीं उठाती, एक जो है एक क्रोनोलॉजी काम करती है। कोई भी जो है अचानक से कोई चीज़ें नहीं होती, उसकी पूरी प्लानिंग के साथ चीज़ें होती हैं। अब जो है आपको याद होगा पिछले साल 2025 में 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था हम हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन हम स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कहा था कि देश के कई इलाकों में जो जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, तो सरकार इस चिंता को दूर करेगी। डेमोग्राफी जो का जो इम्बैलेंस है, जो
डेमोग्राफी क्या होती है कि जैसे कोई कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वर्ग विशेष की जनसंख्या असामान्य दर से बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए बढ़ना चाहिए भाई, ठीक है, 2% 30% होता है कि भाई जैसे मान लीजिए एक आदमी के 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, अचानक से आप सोच रही जो है कहीं अचानक से जैसे एक जो सामान्य दर है उससे कहीं ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बाहर से लोग आ रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए एक गांव में अगर 5 परिवार रहते हैं तो भाई एक होता है ना कि भाई 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 रहेंगे, ये थोड़ी होगा कि अचानक से जो है वो 100 लोग वहाँ पे आ जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे देश के कई इलाके थे जो खासतौर से सीमावर्ती राज्यों में जहाँ पे जनसांख्यिकीय असंतुलन होने लगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा किया कि हम हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, घुसपैठियों को हम भगाने के लिए काम करेंगे। तो घोषणा 1 साल पहले कर दिए। अब देखिए एसआईआर हुआ। एसआईआर से क्या हुआ कि संदिग्ध लोग तो जो है सामने आ गए। अब देखिए चुनाव आयोग का काम क्या होता है, चुनाव आयोग का काम नागरिकता जांच करने का नहीं होता। चुनाव आयोग करता है कि भैया हमारे पास ये दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, ये दस्तावेज अगर आपके पास है तो आपको हम वोट देने देंगे, अगर ये दस्तावेज में गड़बड़ी है तो हम आपको वोट नहीं देने देंगे। तो चुनाव आयोग ने भैया अपनी वोटर लिस्ट सुधार ली। अब आगे काम होगा गृह मंत्रालय का। अब देखिए मैं आपको ये मतलब कि इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। अब आगे काम क्या होगा, जो एसआईआर में जो संदिग्ध डेटा मिले हैं, जिन लोगों ने के कागज में जो है एक एक बाप के 200-200 बच्चे दिखे हैं, पता लगा एक भाईजान हैं और उनके जो है दोनों ने उन्होंने अपना कागज जो है 200 लोगों को दे दिया है, जिन्होंने उनको बाप अपना घोषित कर दिया है। ऐसे लोग, या पिता और पुत्र के जो है उम्र में 5 साल का अंतर दिख रहा है, 8 साल के अंतर दिख रहा है, ये लोग तो भाई डेटा तो सरकार के पास आ ही गया है, मतलब चुनाव आयोग के पास डेटा है, वो सरकार डेटा करेगी। अब इसके बाद जो है उनसे कागज दिखाया जाएगा, जांच पड़ताल होगी, और मान लीजिए उसमें कुछ लोग व्यवहारिक रूप से भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे मान लीजिए जिन्होंने दस्तावेज गलत लगा दिए होंगे, या जिनकी ये सिद्ध होगा कि भाई ठीक है ये लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन जिनके बारे में ये सिद्ध होगा कि भाई नहीं ये तो बाहर से आए हैं, इन्होंने इंडिया में अपना बाप ढूंढा है, ऐसे लोगों को फिर वही हाई पावर्ड जो डेमोग्राफी मिशन है उसकी भेंट चढ़ना होगा। तो उसका एक प्रोसीजर होता है, फिर उनको जो है भाई वो अरेस्ट किए जाएंगे, डिटेंशन सेंटर बनाए जाते हैं, डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, उसमें रखा जाएगा। जिस भी देश से वो आए हैं वहाँ पे जो है, बांग्लादेश से आए हैं वहाँ पे बात किया जाएगा, फिर उनको डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये बड़े पैमाने पे चीज़ होंगी। अब जैसे एक सवाल उठता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार ये सवाल उठता है कि भाई जो है ये घुसपैठिए तो जो है रोकना जो है वो तो केंद्र सरकार का काम है, और पूरे देश में जो है घुसपैठिए जो है वो आ रहे हैं, तो ये तो भाई केंद्र सरकार का काम है, इसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए जब मान लीजिए बांग्लादेश से कोई घुसपैठिया जो है बंगाल में आया, अब वहाँ पे मान लीजिए उसने आधार कार्ड बनवा लिया, निवास प्रमाण पत्र उसने बना लिया, तो वहाँ से तो लाइसेंस उसको मिल तो गया। बनाया तो राज्य सरकार ने ही। अब तो पूरे देश में चला जाएगा ना वो। हाँ। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको मेड चाहिए, आपको मेड चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने जो है बंगाल का निवास प्रमाण पत्र आपको दिखा दिया, आधार कार्ड दिखा दिया, तो जो है आप तो मान लोगे कि भाई जो है ये तो कलकत्ता की है, ये फलाना की है, जो है तो आपने मेड रख लिया, पता लगा वो बांग्लादेश की है। देखिए किसी देश से मेड होना या किसी देश से लेबर आना जो है ये बुरी बात नहीं है। भाई इंडिया के लोग बहुत सारे देशों में जाते हैं, लेकिन उसका तरीका लीगल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप जो है जैसे आप अमेरिका जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि अमेरिका ने तो डिपोर्ट कर दिया, भारतीयों की बेइज्जती हो गई। सवाल इसमें कोई बेइज्जती नहीं भाई, ये क्या है, आप जो लोग जा रहे हैं किसी भी देश में, हर देश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा का अधिकार है। आप अगर अमेरिका जा रहे हैं तो आप प्रॉपर जो है जो चैनल है उसके थ्रू आप जाइए, चोरी से क्यों जा रहे हैं। अगर आप चोरी से जाएंगे तो अपमान तो आपको सहना पड़ेगा, और आप अगर अपने व्यक्तिगत लेवल पे आप कर रहे हैं तो उससे देश का अपमान कैसे हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई रोजी रोजगार के जो है उसमें आ रहा है, तो भाई प्रॉपर चैनल है, आप वीजा लीजिए, ये सारे लीजिए, उस हिसाब से आप जो है आइए और जाइए, लेकिन काम आप ऐसा करिए। नदी पार करके चले आ रहे हैं, ऐसे चले आ रहे हैं, तो ये तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो है घुसपैठियों की जो है संलिप्तता सामने आती है। तो ऐसे में जो है सरकार तो काम करेगी। अब देखिए सरकार बन गई है, अब चूंकि राज्य सरकार में भी बीजेपी आ गई है, तो एक जो सबसे बड़ा इशू था वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया था वहाँ पे फेंसिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये केंद्र और राज्य के बीच में दोनों सरकारें अलग होती थी, तो उनके बीच में लड़ाई चल रही थी। तो केंद्र सरकार आरोप लगाती थी कि भाई ममता बनर्जी की सरकार क्या है वहाँ पे जमीन नहीं दे रही है। अब तो भाई केंद्र सरकार के पास भी बहाना खत्म हो गया है। अब केंद्र सरकार कोई बहाना नहीं कर सकती कि भाई हम घुसपैठियों के लिए क्या दिक्कत आ रही है। अब तो भाई केंद्र से लेकर राज्य तक आप ही हैं, तो अब तो घुसपैठियों को आपको भगाना ही पड़ेगा।
इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। लेकिन ये है कि जो मेरी जानकारी है, अब हाई पावर्ड जो है डेमोग्राफी मिशन, उसका जो है अब समय आ गया है। अब देख लीजिएगा, बहुत जल्द ही धरपकड़ तेज होगी और घुसपैठी आपको भागते मिलेंगे। आपने देख लिया है, आपने आपने सुना है अभी भैया से कि एसआईआर में उन्हीं के नाम कटे हैं, या तो बाहर से हैं, या तो अब जिंदा नहीं है, या तो उनके पेपर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्हीं के कटे हुए। जैसे मान लो आप बिहार में रह रहे हैं, आपका बिहार में भी नाम चल रहा है वोटर लिस्ट में, और अगर बंगाल में भी चल रहा है तो आपका एक जगह चलेगा, चाहे बिहार में चलेगा चाहे बंगाल में चलेगा। तो अगली बार अगर आपसे कोई एसआईआर पे पूछे और कोई ये रो ना रोए कि हमारे वोट काटे गए, तो आप उनसे बात करिए कि वो आपके थे ही नहीं, वो कहीं और के थे, आपके लिए वोटर बन के काम करते थे। इस बात पे भैया ने आपने आपने मतलब बहुत तरीके से समझाया। एक्चुअली में मुझे आज सच में एसआईआर के बारे में इतना आपने बताया, इतनी जानकारी मुझे ही नहीं थी अभी। मतलब मैं आपसे वैसे बोलूं तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया और बहुत लोग जानना भी चाह रहे थे। अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में बंगाल में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और बहुत लोगों का रेप हुआ, बहुत जगह हिंसाएं हुई, बहुत हिंदू मारे गए, और एक हिंदू नागरिक जो बांग्लादेश में मारा गया, जिंदा जिंदा जला दिए लोग उसको। तो क्या ऐसी घटनाएं बंगाल में कम होंगी? महिलाओं का उत्पीड़न वहाँ कम होगा, हिंसाएं कम होंगी, लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा? बीजेपी आने के बाद वहाँ की जनता क्या उम्मीद करे बीजेपी से? देखिए, दो चीज़ें। ये तो जो बीजेपी का जो अगला मुख्यमंत्री होने जा रहा है, वो ये आश्वासन दे सकता है, क्योंकि मैं तो किसी पोजीशन पे हूँ नहीं, और ना तो मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूँ कि मैं ये दावा कर सकता हूँ कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। ये तो मुख्यमंत्री की जवाबदेही है। अब लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक वर्ग विशेष का तुष्टीकरण का खेल चल रहा था, जो अराजक तत्व थे उनको जिस तरीके से खुली छूट वहां पे दी गई थी, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना, एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ जिस तरीके से कैंपस में रेप घटना होती है और मार दी जाती है वो, और वो मारने वाला टीएमसी का वर्कर निकलता है, और जिस तरीके से उस घटना पे लीपापोती होती है, तो वहाँ पे क्या है, और बाद में जिस तरीके से पूरे बंगाल क्या पूरे देश भर के डॉक्टर्स सड़कों पे उतरते हैं, उस घटना ने पूरे डॉक्टर्स, न केवल डॉक्टर समुदाय बल्कि जो है देश भर की महिलाओं को, हर व्यक्ति को, सबके मन में जो है डर भी पैदा किया और गुस्सा भी पैदा किया था। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य था जहां पे नतीजे आने के बाद जो पार्टी हारती थी, हारती क्या थे, भारतीय जनता पार्टी हारती थी, तो इसके बाद जो है उनके उनके घर जला दिए जाते थे, लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं होती थी। पिछले चुनाव में तो बहुत एक बड़ी आबादी को भाग करके असम में शरण लेना पड़ा था। जब हालात सामान्य हुए तब जाके लोग वापस लौटे, कि जो है बहन बेटियों के साथ जो है जिस तरीके से घटनाएं होती थी। तो ऐसे में ममता बनर्जी का एक समय में महिला वोट बैंक बहुत तगड़ा हुआ करता था, लेकिन एक संदेश खाली की घटना होती है, उसमें भी एक टीएमसी का जो है नेता शामिल रहता है, एक महिला के साथ रेप करता है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना होती है, उसमें एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ रेप और हत्या होती है। और तो बीजेपी ने क्या किया, दोनों पीड़िताओं को, एक संदेश खाली की जो पीड़िता थी उसको टिकट दिया, और इधर जो लड़की मारी जाती है मेडिकल स्टूडेंट, उसकी माँ को टिकट दिया। और आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जब दोनों महिलाएं निकल रही हैं वोट मांगने, तो महिलाएं जो है गले लग के रो रही हैं, इमोशनल होकर के। वहां से जो है एक नैरेटिव जो है हो गया कि बस बहुत हो चुका। अब जो महिलाएं थी जिन्हें लगता था दीदी दीदी हैं, महिलाओं की हितैषी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि दीदी एक समय हुआ करती थी, लेकिन जिस तरीके से वो चाहे पार्टी वर्कर्स के आगे, चाहे वो कई बार नेता क्या है सत्ता के लिए समझौता कर लेता है, वो आंख मूंद लेता है सच्चाई से कि उसके वर्कर्स किस तरीके से उत्पीड़न करते हैं। तो जब आप सत्ता की राजनीति करने लगते हैं, जब आप समझौता वो अपने वसूलों से कर लेते हैं, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं ये कहता हूं, मेरा ये मानना है कि आप घटनाओं को रोक नहीं सकते, कई बार ऐसी घटनाएं तात्कालिक तौर पे हो जाती है, लेकिन अगर ऐसी घटना हुई है तो आप कार्रवाई से डैमेज कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं फिर दोबारा ना हो, इसकी आप चिंता कर सकते हैं। घटना हो गई, आप ये कह के बच सकते हैं कि घटनाओं को हम नहीं रोक सकते, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लीपापोती हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी नीयत पे सवाल उठेंगे।
तो जिस तरीके से वहाँ पे रेप की घटनाएं होती थी, महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं होती थी और लीपापोती का काम चलता था और उसमें वर्ग विशेष के लोग शामिल होते थे। ऐसे में जब बीजेपी ने क्या किया, उन्हीं पीड़िताओं को टिकट दे करके उतार दिया, एक माहौल बन गया। महिला अस्मिता जो जो है बंगाल में जो दीदी दीदी के लिए जो महिलाएं जो है दीवानी हुआ करती थी, वो महिलाएं पूरी तरीके से पलट गई। उन्होंने कहा भाई हमें 1500 रुपये दीदी का नहीं चाहिए। उधर बीजेपी ने 3000 रुपये का ऑफर कर दिया। तो वो भी जो जो गरीब महिलाएं थी जिनके लिए 1500 रुपये काफ़ी मायने रखते हैं, उनके मन से भी डर खत्म हो गया कि भाई हमको 3000 मिलेंगे। दूसरी तरफ जिस तरीके से ये सब घटनाएं हो रही थी वो भी उनको गुस्सा कर देती थी। तो सब महिलाओं का जो है एक बड़ा वर्ग जो है वो बीजेपी की तरफ आ गया। तो महिला जो वोट बैंक था दीदी का वो टूट गया इस चुनाव में। मैंने भैया ये भी देखा कि रत्ना देवनाथ जो वहाँ उस पीड़िता की माँ, उनको बीजेपी कैसे चुनाव में टिकट देती है और 5 बार जीते हुए विधायक को हरा देती हैं वो। तो कहीं ना कहीं क्या इसमें यह भी देखा जाए कि वहाँ की महिलाएं सच में इनके साथ थी या सच में बीजेपी के लिए किया कि आज उनकी बेटी के साथ हुआ है कल हमारी बेटी के साथ ना हो। तो लोगों ने बीजेपी के ऊपर भरोसा जताया है कि कहीं ना कहीं ऐसे और राज्यों में ऐसी घटनाएं कम हो रही हैं लेकिन बंगाल की अपेक्षा ऐसे कम हो रही थी। तो क्या वो इस भरोसे बैठी कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं कल ना घटे, इसलिए वो बीजेपी की सरकार लाई है। तो क्या बीजेपी इस पे एक विशेष तरीके से काम करेगी, महिलाओं के लिए कुछ अलग से कानून वहाँ पे? देखिए करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्या है, जितना बड़ा जनादेश उतनी बड़ी जिम्मेदारी। 200 से ज़्यादा सीटें जनता ने वहाँ पे दिया है, तो उतना ही बड़ा भरोसा आपको मिला है। और अगर आप नहीं करेंगे तो दिल तोड़ने वाली घटना होगी। और जब दिल टूटेगा तो फिर क्या होता है कि वही जो कभी लेफ्ट के साथ हुआ, कभी टीएम जो है अब इस बार टीएमसी के साथ हुआ, वही बीजेपी के साथ भी हो सकता है। अगर जन अपेक्षाओं को आप पूरा नहीं करते हैं, सबसे पहले क्या है, देखिए आपने क्या किया कि भाई महिलाओं को सुरक्षा देंगे, तो महिलाओं को सुरक्षा देनी पड़ेगी। आपको महिलाओं के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। कहीं कोई घटना होती है तो लीपा पोती प्रशासन न करने पाए, शासन न करने पाए, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, अगर उसकी संलिप्तता हो तो उसको उल्टा टांगना पड़ेगा आपको। इसके अलावा चाहे घुसपैठ का मामला हो, आपको घुसपैठियों के खिलाफ आपको जीरो टॉलरेंस करना होगा। आपने करप्शन को मुद्दा बनाया तो आपको करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। तो जो बीजेपी कहती है पार्टी विद डिफरेंस, तो वो तो दिखेगा ना, तभी जो है। देखिए बंगाल की जनता, मैं हमेशा कहता हूँ, बंगाल की जनता या तो जल्दी सिर पे आपको बैठाती नहीं, और जब बैठाती है जल्दी उतारती नहीं, लेकिन जिस दिन उतारती है तो बहुत बुरी तरीके से उतारती है। जैसे ममता बनर्जी आप हर बार 2011 से ममता बनर्जी लगातार दोहरा शतक मार रही थी हर चुनाव में, 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस, और इस बार 80 पटक गई। सैकड़े के भी। और इसी तरीके से लेफ्ट भी जब जीतता था हमेशा 200 प्लस 200 प्लस 200 प्लस, एक बार 199 सीटें अब लेफ्ट बीजेपी भी जीता जीती तो वो भी था। 200 और प्लस। बीजेपी भी जीती 200 प्लस। तो वहां की जनता तो आपको दोहरा शतक मारने का मौका देती है, लेकिन जहां आपको लगता है कि बस करिए, ये जो है अब ये सत्ता की राजनीति करते हैं, वहीं आपको 100 के अंदर डाल देती है। तो ऐसे में जितना बड़ा प्रचंड जनादेश आया है बीजेपी के लिए, अगर महिला सुरक्षा, घुसपैठियों का मुद्दा, करप्शन, और भी जो वहाँ पे जो है जो बदहाली है, जो कट मनी का खेल चलता है, कि जैसे अगर आपको घर बनाना था बंगाल में, टीएमसी में क्या होता था कि अगर आप से किसी गांव में है, अगर आपको घर बनाना है तो आपको जो वहाँ का टीएमसी का बूथ लेवल का जो वर्कर है उससे आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। और गिट्टी बालू ईंट आपको कहाँ से लेने होंगे, किस दुकान से लेने होंगे, वो पर्ची पे लिख के देगा आपको, वहीं से आप ले सकते हैं। और जब आप वहाँ से लेंगे तो उसका जो कमीशन बनेगा वो टीएमसी के वर्कर के पास जाएगा। ये हाल थे कटमनी के, उसी से उनकी पार्टी की फंडिंग होती थी। तो ऐसे में ये सब जो कल्चर है, ये सब कल्चर को खत्म करना होगा। इसके अलावा बीजेपी को सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, देखिए जब 2011 में जब 34 साल से लेफ्ट का जब अंत हुआ, लेफ्ट का राज जब खत्म हुआ, तो रातों रात लेफ्ट के जो कार्यकर्ता थे वो टीएमसी वाले बन गए। उन्होंने टीएमसी के झंडे टांग लिए और फिर जो है वो टीएमसी के साथ हो लिए, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। और जब प्रोटेक्शन मिलेगा तो पैसे की भी व्यवस्था करेंगे, फिर गुंडागर्दी करेंगे। तो 15 साल उन्होंने नंगानाच किया। अब बीजेपी को सावधान रहना होगा कि बहुत सारे जो टीएमसी के वर्कर हैं जिन्होंने नंगानाच किया, जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया है, जिन्होंने आम आदमी को उत्पीड़न किया है, कहीं वो भी बीजेपी का झंडा उठाने के लिए जो है वो लालायित होंगे, वो मौके की जो है ताक में लगे होंगे। ऐसे लोगों की, देखिए पार्टियां विस्तार के लिए बाहर के लोगों को लेती हैं,
लेकिन आपको देखना होगा कौन आपराधिक छवि क्या है, किसके खिलाफ गंभीर केसेज है। ऐसे लोगों के लिए पार्टी को अपने दरवाजे बंद करके रखने होंगे, नहीं तो वही हश्र होगा जो लेफ्ट का हुआ, टीएमसी का हुआ। और एक बार और बता दूं, जो बंगाल की राजनीति से एक बार मिटा, फिर जनता ने जल्दी उसको वापस नहीं लाया। कांग्रेस 77 में मिटी, आज तक जो है कांग्रेस बंगाल में नहीं आ पाई। और 2011 से लेफ्ट जो है मिटा, अब देखिए 2-3% पर केवल जो है वो लोग सिमट के रह गए हैं। तो अब देखिए जो बीजेपी को ये मौका मिला है, तो अगर बीजेपी सही काम करेगी 10, 15, 20 साल, 25 साल तक जो एक दौर चलेगा, बंगाल में हमेशा दौर चलता है, बंगाल में 5 साल वाली पॉलिटिक्स नहीं चलती, दौर चलेगा। लेकिन अगर नहीं काम करेंगे तो फिर जनता पलट देगी। भैया मुझे आप ये बताइए कि वहाँ मुख्यमंत्री कैसे बनेगा बीजेपी का? आप पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ तो ममता बनर्जी बोल रही मैं इस्तीफा दूंगी ही नहीं। तो क्या ऐसा है क्या कि अगर वो इस्तीफा नहीं देंगी तो वहाँ का कोई मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाएगा बीजेपी का? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जब चुनाव हुआ है, ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं है कि मैं दूसरे को खेलने नहीं दूंगा। ये हमारा गुड्डा है, हमारा गुड्डी है, इसको लेकर के मैं अपने पास रखे रहूँगा। भारतीय संविधान के तहत वहाँ पे विधानसभा का चुनाव हुआ है। विधानसभा का एक कार्यकाल है और उस कार्यकाल के अंदर चुनाव हुआ है। तो ऐसी कोई जो है, जब जनादेश आपके खिलाफ चला गया, चुनाव आयोग ने निर्वाचन का परिणाम घोषित कर दिया, तो आपकी इस्तीफा देने ना देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो वो तो उनको पद तो छोड़ना ही पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि कई बार क्या है, यही है कि भाई जैसे हो सकता है ममता बनर्जी अपने काडर को ये संदेश देना चाह रही होंगी कि भाई दीदी अभी भी वही दीदी हैं जो नंदीग्राम और सिंगूर का जो है आंदोलन उन्होंने किया था। हो सकता है कि वो कुर्सी आसानी से नहीं खाली करना चाहती हैं, जो है कुछ सोच रही होंगी, कुछ झड़प हो या वो हो। तो मुझे लगता है कि उसके लिए वो, चूंकि वो तो शासन प्रशासन का काम है, वो सब करेंगे। लेकिन विधानसभा, नई विधानसभा तो अब जो है इस विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा, तो वैसे ही विधानसभा खत्म हो जाएगी। तो इस्तीफा देने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मैं तो बहुत टेंशन में आ गया था भैया। मुझे ये लगा कि मतलब इतने प्रदेश से इतने लोग आए, प्रचार किए, इतनी सीट मिली, और दीदी अगर मान लो नहीं दी वो वहाँ रिजाइन, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री ना बने। तो मतलब ऐसा नहीं है वो ले लेंगे लोगों से। अगर ऐसा होता तो फिर कोई कुर्सी छोड़ता ही नहीं, इस्तीफा ही नहीं। जो हार जाता वो कहता ये वैसे ही है जैसे कि भाई हम बल्ला हमारा है, बल्ला हम नहीं देंगे। आउट हो जाए और कहता कि भाई बल्ला लेके अब मैं घर जा रहा हूँ, आपको नहीं खेलने दूंगा। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। ये कोई जो है ये बल्ला वाला मामला थोड़ी है कि आपने बल्ला खरीद लिया है और अपने घर लेके चले गए, आउट हो गए, आप दूसरे को खेलने नहीं दोगे। अरे भैया ये राजनीति है, विधानसभा चुनाव है। आप आउट हो गए, आप बाहर जाओगे, नहीं बाहर जाओगे तो आपको बाहर किया जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं बंगाल चुनाव पे आपसे ये करूँगा कि वहाँ चुनाव हुआ, स्टार प्रचारक पूरे देश से आए, बीजेपी के जितने राष्ट्रीय स्टार प्रचारक थे। बंगाल के भी कई ऐसे स्टार प्रचारक रहे होंगे जो बीजेपी के लिए कैंपेन जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने भी। तो ये बताइए कि बंगाल में दूल्हा कौन होगा बीजेपी का? दूल्हा किसको बनाएगी बीजेपी? कौन बनेगा वहाँ का मुख्यमंत्री? देखिए मुझे लगता जैसे है, मैंने कुछ लोग तो आज ये मैंने कहीं कहते सुना कि चुनाव भले ही मिथुन दादा नहीं लड़े, लेकिन हो सकता है मिथुन दादा को बना दिया जाए वहाँ का मुख्यमंत्री। देखिए क्या है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ 1-2 राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए जहाँ पे सांसदों को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, जैसे जब 2017 का यूपी इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त योगी आदित्यनाथ जी उस वक्त सांसद थे, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया। हरियाणा में नायब सिंह सैनी भी सांसद थे, जब खट्टर को हटाया गया तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन ज़्यादातर राज्यों में भाजपा विधायकों से ही मुख्यमंत्री चुनती है, और ये सही भी बात है। जब आपके पास इतने संख्या में विधायक हैं और उसमें काबिल से काबिल विधायक है, तो फिर आपको बाहर से किसी को लेने की क्या जरूरत है। जब आपके पास शुवेंदु अधिकारी जैसा महारथी, जायंट किलर, ऐसा नेता है जो 2021 में नंदीग्राम सीट पर लड़के ममता बनर्जी को हरा देता है, जो फिर भवानीपुर सीट, जो इस बार 2026 के चुनाव में भवानीपुर सीट जो ममता बनर्जी की परंपरागत सीट है, वहां से भी लड़के उनको हरा देता है, 15,000 वोटों से हराता है, नंदीग्राम से भी हराता है, भवानीपुर से भी हराता है। और पूरे प्रदेश में
पार्टी का सबसे बड़ा और सबसे चर्चित फेस रहता है। जो टीएमसी, चूंकि आया तो है टीएमसी से, तो टीएमसी की भाषा शैली में ही वो टीएमसी को जवाब देते हैं, और उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वो मनोबल भी उन्होंने बढ़ाया। तो जब शुवेंदु अधिकारी जैसा इतना बड़ा नेता पार्टी के पास मौजूद है, तो मुझे लगता है कि फिर दूल्हे की खोज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। निश्चित तौर पर शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार है। क्योंकि बनाना मुझे नहीं है, इसलिए ये तो मेरा एक आकलन है, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि वही बन रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उन जो है शुवेंदु ही मुख्यमंत्री बनने के अधिकारी हैं। क्योंकि उनका जो प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि भैया वो तो जो है बाहर से आए हुए हैं और जो है वो संघ पृष्ठभूमि के नहीं है, भाजपाई नहीं है, क्या भाजपा के लोग एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, दो चीज़ें, असम में पहले से बेंचमार्क सेट हो चुका है। हेमंता बिस्वा शर्मा कहाँ से थे? कांग्रेस से आए थे, मुख्यमंत्री बने हैं ना। मणिपुर में इससे पहले एन बीरेन सिंह, वो भी कांग्रेस से आए थे, वो भी मुख्यमंत्री बने हैं। अभी बिहार का मामला आप देखिए, सम्राट चौधरी कहाँ से आए थे? सम्राट चौधरी आरजेडी से आए हैं, उनको भी पार्टी ने जो है मुख्यमंत्री बनाया। तो बीजेपी क्या है, बीजेपी अब जो है जब पार्टी को विस्तार करना है, जिस राज्य के जो जरूरत होती है उस हिसाब से पार्टी नेता का चयन करती है। कुछ राज्यों में क्या होता है कि ऐसी मजबूरियां होती हैं कि पार्टी जो है, अगर कोई दूसरे दल से आया हुआ है, अगर उसने आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया है, तो पार्टी उसके हाथ में कमान देने से गुरेज नहीं करती। अब जैसे आपको सम्राट चौधरी का मैं एग्जांपल देता हूं। सम्राट चौधरी जब पार्टी में आए तो पार्टी ने उनको तैयार किया, एक एक पद देती गई, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया ताकि संगठन भी उनको स्वीकार कर ले, फिर जाकर के उनको दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब आज की डेट में पश्चिम बंगाल में शुवेंदु जैसा कद का कोई नेता बीजेपी के पास नहीं है। अब चूंकि शुवेंदु अधिकारी भले ही वो टीएमसी से 2020 में टीएमसी छोड़ करके वो आए हैं, लेकिन 6 साल उनको पार्टी में रहते हुए हो गया है। कोई ऐसा नहीं है कि आज आ रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कल उनको मुख्यमंत्री बना दिया जा रहा है, तो सवाल उठ सकते हैं। लेकिन 6 साल से वो बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं, बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं, बीजेपी की जो विचारधारा है उसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। कोई देखिए, किसी का ये सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकता कि वो जन्म जन्मांतर से ही वो भाजपा का नहीं रहा या आरएसएस का नहीं रहा, लेकिन अगर उस विचारधारा से वो जुड़ता है, अगर उस विचारधारा को वो स्वीकार कर रहा है, तो बीजेपी जो है ऐसे कई राज्यों में ऐसे मुख्यमंत्री बनाई है। क्योंकि अल्टीमेट क्या है, विचारधारा मायने रखता है, न कि जो है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हो सकता है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नहीं कार्य किया हो सकता है आरएसएस से नहीं जुड़ा रहा हो, लेकिन आरएसएस की विचारधारा से वो जो है वो संभाव रखता है। लेकिन हो सकता है उसको मौका ना मिला हो आरएसएस से जुड़ने का या एबीवीपी से जुड़ने का, लेकिन अगर वो विचारधारा, हो सकता है उसको दूसरी पार्टी ने प्लेटफॉर्म दे दिया हो तो उसने अपना कद बढ़ाया, लेकिन जब मौका आया तो वो उस विचारधारा की पार्टी में आ गया। कहने का मतलब है कि आपने बातों बातों में ये समझा है कि कांग्रेस में जिसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है वो बीजेपी आए, बीजेपी ज्वाइन करे और आने वाले समय में उनको बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। इसमें क्या तो है, आने वाले समय में आप अगर कांग्रेस में हैं और आपको आप मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है, तो आप भी बीजेपी में आइए और 5 साल वेट करिए कम से कम, उसके बाद आपको भी मुख्यमंत्री नहीं, बनाया जाएगा। ये उन्हीं राज्यों में ये संभव है जिन राज्यों में भाजपा के पास कोई ऐसा दमदार नेता ना हो, उन्हीं राज्यों में ये चीज़ें चलेंगी। जैसे असम में क्या था कि वहाँ पे जिस तरीके से सिचुएशन पैदा हुआ, सर्बानंद सोनोवाल एक अच्छे नेता थे, हालांकि वो भी जो है दूसरी पार्टी से आए हुए थे, तो पहले उन्हें जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे हालात जो है करवट ले रहे थे, जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रही थी, तो वहाँ पे एक दबंग टाइप की नेता की जरूरत थी। उस वक्त हेमंत बिस्वा शर्मा को लग रहा था कि वो कांग्रेस में जो है, जब जो गौरव गोगोई के जो पिता थे तरुण गोगोई, तो उन्हें लग रहा था कि तरुण गोगोई के उत्तराधिकारी वही होंगे। लेकिन तरुण गोगोई ने अपने बेटे गौरव गोगोई को कमान सौंपी, तो उससे नाराज होकर के हेमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में आ गए। 4-5 साल उन्होंने वर्क किया, 2016 में भी एंट्री होती है, 4 साल तक उन्होंने मेहनत किया। फिर 2021 के जो है विधानसभा चुनाव में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, हेमंता बिस्वा शर्मा को, इसलिए कि हेमंता बिस्वा के कद का असम में कोई नेता बीजेपी के पास नहीं था। बिहार की राजनीति ओबीसी केंद्रित राजनीति है,
क्योंकि वहां पे लौकुश समीकरण चलता है। तो ऐसे में क्या है, वहां पे कोई लौकुश समीकरण भैया एक बार समझाइए थोड़ा। लौकुश समीकरण होता है कुर्मी कुशवाहा। जो कुर्मी और कुशवाहा जो जो जाति है, उसको जो है वहां बिहार में नीतीश कुमार ने ये एक टर्म दिया, लौकुश समीकरण, मतलब भाई कुर्मी और कुशवाहा की एकजुटता का समीकरण। भैया ये बताइए मुझे कि बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद बीजेपी वो 3 कौन से काम सबसे बड़े सबसे पहले करने वाली है जिससे कि वहाँ के जनता के हित में काम हो। बहुत सही सवाल आपका है और सभी की निगाहें, देखिए जब कोई नई दुल्हन होती है ना, तो उसके हर कदम पे घर परिवार जो है सबकी जो है पास पड़ोस निगाहें होती सबकी हैं। निगाहें होती है ना, कि भाई दुल्हन कैसे काम कर रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। उसी तरीके से जब कोई सरकार होती है, नई सरकार जब बनती है, तो उसके भी हर कदम पे लोगों की एक उत्सुकता होती है। और शुरुआत में हर सरकार एक्शन मोड में रहती है, बाद में चीज़ें वो सब नॉर्मल हो जाती हैं। तो अब चूंकि पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जिस दिन नतीजे आए 4 मई को शाम को, जब वो बीजेपी ऑफिस में पहुंचे जश्न मनाने के लिए, पार्टी कार्यकर्ताओं को फिर उन्होंने संबोधित किया, वहीं से उन्होंने सरकार का एजेंडा क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जो पहली कैबिनेट होगी पश्चिम बंगाल में, भाजपा सरकार की जो पहली कैबिनेट बैठक होगी, उसमें आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी देंगे। क्योंकि अभी तक देश भर के सभी राज्यों में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया था। तो जो 5 लाख का जो इलाज वाला मामला है, एक तो वो हो जाएगा। दूसरा, सरकार बनने के 45 दिनों के अंदर वहां के जो कर्मचारी हैं उनको 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने यह वादा किया था वहां के कर्मचारियों से, पेंशनर से, कि हम आपको 7वें वेतनमान का लाभ देंगे। और ये वादा गेम चेंजर साबित हुआ। बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि पूरे देश में जहां सभी राज्यों के जो कर्मचारी हैं उनको 7वें वेतनमान का लाभ 2016 से मिल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां के कर्मचारियों को अभी भी 6ठा वेतनमान का लाभ मिल रहा है, वो भी 2019 से मिल रहा है। उनको 3 साल का एरियर भी उनको नहीं मिला। सोचिए, जब देश के अन्य सभी राज्यों में 7वें वेतनमान का लाभ कर्मचारी उठा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल वाले एक वेतनमान पीछे चल रहे हैं। और इधर सरकार कह रही है अगले साल से हम 8वां वेतनमान लागू करेंगे, तो वहां कर्मचारी की सैलरी बहुत कम है। तो यही वजह है कि इस चुनाव, ये पहला ऐसा चुनाव था जिसमें जो कर्मचारी हैं, यहां तक कि पुलिस बल, वो क्या है, आमतौर पे उन पे आरोप लगते थे कि वो सत्ताधारी पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं, भाजपा का उत्पीड़न कर रहे हैं। पहली बार जो है वो कर्मचारियों ने जो है, या तो वो न्यूट्रल हो गए या तो उन्होंने बीजेपी का सहयोग किया। पुलिस वाले, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें नतीजे आने के बाद पहली बार, सोचिए, ऐसा वीडियो नाच सामने आया रहे कि पुलिस पुलिस वाले वाले, नाच रहे थे नाच रहे क्योंकि थे। तनख्वाह बढ़ जाएगी, क्योंकि वो 6ठा वेतनमान कर रहे हैं। मान लीजिए किसी पुलिस वाले की तनख्वाह 25,000 है, तो भाई 35,000 उसकी जो है वो हो जाएगी, 30,000 हो गई, 40,000 हो गई, जो भी बढ़ेगा। तो दूसरा जो है ये बड़ा काम ये होगा। तीसरा बड़ा काम क्या है, घुसपैठियों को लेकर के सरकार मिशन मोड में वहां पे काम करेगी। तो ये जो 3 काम हैं, एक आयुष्मान भारत योजना, ये जो है वहां पे स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो है 7वें वेतनमान, 45 दिन के अंदर 7वां वेतनमान लागू करेंगे। तीसरा सबसे बड़ा काम, घुसपैठ को लेकर के ये मुहिम चलाएंगे। इसके अलावा जो बहुत सारे और भी जो वादे हैं, और जो जैसे महिलाओं के लिए वादा किया है कि भाई 1500 रुपये, जैसे ममता बनर्जी की सरकार लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 1500 रुपये देती थी, इन्होंने 3,000 रुपये का वादा किया है। और भी बहुत सारे वादे किए हैं, तो वो समय के साथ जो है उसको पूरा करेंगे। तो अब तक आपने बीजेपी की सरकार बंगाल में बनने से लेकर और बीजेपी सरकार बनने के बाद क्या चीज़ें ऐसी की जाएंगी जिससे वहाँ की जनता को हर तरीके की सुख सुविधाएं मिल सके, सारी बातें आपने इस पॉडकास्ट में सुनी हैं। भैया अब हम बात करते हैं प्रशांत किशोर की। यार प्रशांत किशोर खुद तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए बिहार में। जब वो कहा जाता है कि 2014 वाले चुनाव में वो मोदी के साथ थे, वो मोदी की टीम में थे, तो मोदी भाई प्रधानमंत्री बने। इसके पहले वो जब टीएमसी में थे तो ममता की सरकार बनी थी, डीएमके में थे तो वहाँ की उनकी सरकार डीएमके की बनाई। उसके बाद फिर वहाँ बिहार के लोगों को जो बोला गया, उसके बाद उनके मन में एक आक्रोश सा आया।
उन्होंने टीवी के ज्वाइन किया। 2 साल पहले बनी हुई पार्टी पहली बार चुनाव लड़ती है और पहली बार में ही पूर्ण बहुमत मिलती है। तो इसमें हम हीरो विजय थालापति को माने या प्रशांत किशोर की रणनीति को, जिससे तमिलनाडु में इतनी बड़ी चेंजिंग हुई है। देखिए, आपको एक बात पे गौर करना होगा। कई बार देखिए, जो कोच होता है ना, कोच बहुत सारे सफल खिलाड़ी तैयार कर सकता है, लेकिन कई बार कोच खुद सफल खिलाड़ी नहीं होता। जिसे कहा गया है ना कि गुरु गुरु रह गया, चेला शक्कर हो गया। ये हम लोग पूर्वांचल में ऐसी कहावतें सुनते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर के गुरु कौन थे? क्रिकेट के कोच थे रमाकांत आचरेकर जी। रमाकांत आचरेकर जी ने सचिन तेंदुलकर तैयार किया, लेकिन सचिन तेंदुलकर वो खुद नहीं बन पाए। जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो साइंटिस्ट तैयार कर देते हैं, कई बार वो खुद साइंटिस्ट नहीं बन पाते। तो कई बार क्या होता है, जैसे जो कोच होता है ना, तो ये कोच का काम क्या होता है कि वो आपकी कमियों को बताता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो है वो अपनी कमियों को नहीं देख पाता। अब जैसे ये प्रशांत किशोर की जो बात है, एक रणनीतिकार के तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में इस वक्त अगर किसी प्रोफेशनल की बात की जाए, वैसे तो मैं अमित भाई शाह को सबसे बड़ा रणनीतिकार मानता हूं, लेकिन चूंकि वो पार्टी के नेता हैं, एक पार्टी के वो सबसे नंबर 2 नेता है अगर देखा जाए। लेकिन अगर किसी एजेंसी, कोई प्रोफेशनल जो है, अगर रणनीतिकार की बात होगी, तो निसंदेह प्रशांत किशोर से बड़ा इस देश में कोई दूसरा चुनावी रणनीतिकार नहीं है, और उन्होंने समय के साथ साबित किया है। अब जैसे आप बात कर रहे हैं कि भाई बिहार में जो है प्रशांत किशोर जो है खुद अपना चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी बनाई, खुद तो सफल नहीं हुए, और कहते हैं कि दूसरे को हमने मुख्यमंत्री बना दिया। तो बात वहीं और कोच और खिलाड़ी वाली लागू हो गई। तो जो अच्छा कोच होता है, जरूरी नहीं कि वो सफल खिलाड़ी भी हो जाए। राजनीति की जरूरतें अलग होती हैं। सलाहकार का काम होता है, देखिए सलाहकार जरूरी नहीं कि जो अच्छा सलाहकार हो वो अच्छा नेता भी बन जाए। नेता के लिए अलग खूबियों की जरूरत होती है, नेता के लिए अलग समीकरण के मायने रखते हैं। सलाहकार क्या होता है, आपको देखता है और देख करके आपकी कमियों को जो है एक थर्ड अंपायर की भूमिका उसकी होती है, और आपकी खामियों को दुरुस्त करता है। तो प्रशांत किशोर जब जब वो सलाहकार की भूमिका में रहे तो उन्होंने करिश्मा कर दिखाया, लेकिन जब वो खुद जब वो चाणक्य की भूमिका में रहे तो उन्होंने करिश्मा कर दिखाया, लेकिन जब वो खुद राजा बनने गए तो फेल हो गए। क्योंकि राजा बनने के लिए कुछ आपको बहुत सारी क्वालिटी की जरूरत होती है। वो क्वालिटी क्या होती है? वो क्वालिटी ये होती है कि आपको राज्य के जो जाति और सामाजिक समीकरण है उसमें आपको फिट बैठना होता है। जनता को कहाँ आपको भरमाना है, जनता से कैसे उनको पुचकार के वोट लेना है, कैसे जो है दांव पेच करना है, वो सारी चीज़ें आपको तीन तिकड़म सब कुछ करना होता है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, उसकी एक सीमाएं होती हैं। वो आम नेता की तरह बहुत लचीलापन उसके अंदर नहीं होता है। वो एक सेट पैटर्न के आधार पे जो है राजनीति में आगे बढ़ता है। तो वहीं जबकि किसी नेता के लिए कोई सीमा नहीं होती, किसी नेता के लिए कोई सीमा नहीं होती। जैसे आप मिसाल के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर ये लगता है कि हमारे बंगाल में चुनाव चल रहा है और एक फुटबॉल को किक मार देने से वहां के खिलाड़ियों में मैसेज चला जाएगा, तो सिक्किम में फुटबॉल खेलते हैं बच्चों के साथ। प्रधानमंत्री को अगर ये लगता है कि झालमुड़ी खाने से किसी राज्य में जो झालमुड़ी पसंद करने वाले जो है लोग हैं, जो खाने वाले लोग हैं, क्योंकि झालमुड़ी बंगाल में खाई जाती है, हमारे आपके यहाँ भी जो है खाई जाती है, और जो दुकानदार हैं झालमुड़ी वाले, उनमें भी एक मैसेज जाता है तो वो निकल पड़ते हैं एक दुकान पे झालमुड़ी खाने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते। यही जो है दूसरे नेताओं से नरेंद्र मोदी को अलग कर देती है। अब प्रशांत किशोर की, हालांकि प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी की कोई तुलना नहीं है, दोनों अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट हैं। एक कहाँ बहुत बड़े नेता हो, एक तो रणनीतिकार है। अब बात टीवी जो है तमिलनाडु की करते हैं। प्रशांत किशोर इसके पहले जो चुनाव था तो उसमें उन्होंने डीएमके के लिए पोल मैनेज किया था, डीएमके सत्ता में आई। फिर बाद में बिहारियों पे जो है, बिहार के जो श्रमिक थे उनके खिलाफ बहुत सारे वहाँ पे उत्पीड़न की घटनाएं हुई। तो प्रशांत किशोर का ये कहना है कि फिर उन्होंने तय किया कि नहीं, इस सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। और फिर जब ये नई पार्टी 2024 में टीवी की पार्टी विजय थालापति ने, जो एक्टर है, उन्होंने अपनी नई पार्टी
लॉन्च की। तो प्रशांत किशोर से बात हुई। प्रशांत किशोर तब तक इधर अपना बिहार के चुनाव में फंसे हुए थे, लेकिन जैसे ही बिहार चुनाव उनके हाथ से निकला तो खाली हुए। तो पूरी तरीके से जो है, पहले जो उनकी टीम मैनेज कर रही थी उस पार्टी की पूरी कैंपेनिंग, टीवीके के कैंपेनिंग को प्रशांत किशोर की टीम मैनेज कर रही थी। बाद में जब प्रशांत किशोर इधर बिहार चुनाव हारे तो सीधे वो जा करके वहाँ पे चेन्नई में डट गए और उन्होंने इलेक्शन मैनेज किया। वही है, कोच की भूमिका में रहे, सलाहकार की भूमिका में रहे, पोल मैनेजर की भूमिका में रहे, फिर उन्होंने करिश्मा कर दिखाया। एक नई नवेली पार्टी जो 2 साल के अंदर जो है उसको सत्ता तक पहुंचाने में गया। अब सवाल उठता है, ये प्रशांत किशोर का करिश्मा है कि ये विजय का? देखिए, करिश्मा तो विजय का है क्योंकि चेहरा वो है, लेकिन जो सलाहकार होता है, जो आपका इलेक्शन मैनेजर होता है, वो आपके चेहरे को बेचता है, आपकी खामियों को ढूंढता है, समय रहते जो खामियां हैं उसको सुधारता है। क्या आपको बोलना चाहिए, कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, बूथ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या चीज़ें करना चाहिए, वोट कैसे, नए नए लोगों के वोट कैसे लाए जाएं, सोशल मीडिया पे कैसे लहर पैदा की जाए, यूथ को कैसे जोड़ा जाए, महिलाओं को कैसे जोड़ा जाए, ये सब जो है, जो इलेक्शन मैनेजर होता है उसका काम होता है। क्योंकि विजय की जो पृष्ठभूमि है वो एक एक्टर रहे हैं, वो कोई प्योर पॉलिटिशियन नहीं रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर ने उनके लिए एक भूमिका तैयार की, उनके चुनाव में मदद की। लेकिन यह है कि दोनों एक दूसरे के पूरक, मैं कह सकता हूं। जैसे कई बार कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने जो है, अगर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, बिल्कुल नहीं है, ये सब काल्पनिक सवाल है। लेकिन ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग को उन्होंने नई ऊंचाई दी, चाहे चाय पे चर्चा की बात हो, चाहे जो भी चर्चा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं उन्हीं की वजह से प्रधानमंत्री बने, देखिए प्रधानमंत्री क्या है, वो व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने चेहरे पे विश्वास की वजह से बनता है। लेकिन जब इलेक्शन मैनेजर होते हैं, वो आपके चुनाव को एक नई ऊंचाई प्रदान कर देते हैं। क्योंकि सिर्फ जो है इलेक्शन मैनेजमेंट से ही चुनाव नहीं जीते जाते, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट से खराब होते चुनाव को आप सुधार सकते हैं। आप जहां 50 सीट कहीं जीत रहे हैं वहां 80 सीट जीत सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए आज जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, इसलिए जितने भी रणनीतिकार हैं उनकी रणनीति चल रही है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा ना हो तो हो सकता है सारे रणनीतिकार फेल दिखें, क्योंकि आपके पास एक चेहरा तो होना चाहिए ना। रणनीतिकार तो चेहरा बेचेगा ना। आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट ले जाओगे ना, भैया ये खरीद लो, ये खरीद लो। जैसे आपका जो सेल्समैन है, बेचने वाला तो खाली बेच सकता है, लेकिन आपका आपका जो प्रोडक्ट तो सेल्समैन है, तो सेल्समैन जब मार्केट में क्या कुछ प्रोडक्ट लेके जाएगा ना, तो वो प्रोडक्ट तो कोई नेता का चेहरा जो है, राजनीति में तो नेता का चेहरा प्रोडक्ट होता है, तो उस प्रोडक्ट को तो रणनीतिकार में मार्केट में बेचते हैं। अब ये कोई कह दे कि अगर रणनीतिकार नहीं होगा तो प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट अगर हो सकता है, जो सेल्समैन क्या है, उस प्रोडक्ट की सेल को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है वो प्रोडक्ट को पैदा करता है। प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। अब प्रोडक्ट अगर अच्छा है, हो सकता है बिना सेल्समैन के वो थोड़ा सा कम बिके, लेकिन अगर क्वालिटी है तो बिकेगा जरूर। तो ये अंतर होता है। मतलब प्रशांत किशोर, आप कहते हैं कि एज ए सलाहकार वो अच्छे हैं। बिल्कुल। भैया आसाम के ऊपर बात करते हैं। आसाम में वहाँ के जो सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, उनका क्या ऐसा करिश्मा चल रहा है कि पिछली बार भी वो मुख्यमंत्री बने, इस बार भी बीजेपी को जीत मिली वहाँ पे। देखिए, इस देश में इस वक्त 2 नेता ऐसे हैं जो अपने को बच्चों से मामा कहलाना पसंद करते हैं। एक मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, दूसरे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। इन्होंने एक अपनी फैंस फॉलोइंग बनाई है, खासतौर से जो बच्चे हैं वो इनको मामा बोलते हैं और ये मामा कहलाना पसंद भी करते हैं। और मामा का रिश्ता आप जानते ही हैं, बच्चों के लिए बहुत प्यारा रिश्ता होता है। भाई, इस देश में नेहरू जी को जो है अंकल नेहरू बोलते थे, चाचा नेहरू कहे जाते थे, लेकिन पहली बार जो है दो नेता ऐसे मिले जिन्होंने अपने को मामा के रिश्ते में बांधा। बहुत पवित्र रिश्ता होता है। अब बात हेमंता बिस्वा शर्मा के करिश्मे की। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा जो है एक बहुत मैनेजर किस्म के व्यक्ति हैं। प्रबंधन कौशल उनमें कूट कूट के भरा है। आप नाराज हैं तो कैसे आपको मनाना है, इसकी कला हेमंता बिस्वा शर्मा से बेहतर जो है कोई नहीं जानता। आप किस तरह से मानेंगे, कैसे आप मानेंगे, प्यार से मानेंगे, मोहब्बत से मानेंगे या दबाव से मानेंगे, ये सारे जो है हर जो है कला उनके पास है। एक समय था जब असम में उनकी भूमिका नंबर 2 की थी कांग्रेस में।
उस वक्त जो आज गौरव गोगोई जो कांग्रेस के वहाँ सबसे बड़े नेता अगर असम के हैं आज, उनके पिता तरुण गोगोई उस वक्त असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनके सबसे भरोसेमंद हेमंता बिश्वा शर्मा हुआ करते थे। हेमंता बिश्वा शर्मा को ये लग रहा था कि भाई जब तरुण गोगोई उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाएंगे, आगे चल करके उन्हें पार्टी फेस जो है डिक्लेयर करेगी। और उस वक्त आपको याद होगा कि हेमंता बिश्वा शर्मा का एक चर्चित बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि वो राहुल गांधी से मिलने गए थे। राहुल गांधी अपने जो है डॉगी को, राहुल गांधी अपने पेट को जो है बिस्कुट खिला रहे थे। उनका ये कहना था कि राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे, लेकिन जो है हमारी तरफ उन्होंने देखा नहीं, तो मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। और फिर वो पार्टी छोड़ दिए और इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। फिर 4-5 साल उन्होंने मेहनत किया तब, और उस वक्त जो है पार्टी खैर जीती, तो जो सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने। इसके बाद फिर 5 साल बाद जब दूसरी बार जो है पार्टी और बम्पर वोटों से जीती, तो फिर पार्टी ने हेमंता बिश्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। अब हेमंता बिश्वा शर्मा ने क्या है, पूरे राज्य को ऐसा करिश्मा किया कि पूरे राज्य में आज उनकी तूती बोलती है। एक सीएम से भी कहीं ज़्यादा उनकी एक हैसियत है। जैसे आमतौर पे आप देखेंगे ज़्यादातर राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने सहयोगियों से परेशान रहते हैं। कहीं डिप्टी सीएम उनको परेशान किए पड़े हैं, कहीं अपने मंत्री से परेशान चल रहे हैं, कहीं वो प्रदेश अध्यक्ष से परेशान चल रहे हैं। असम एक ऐसा राज्य है जहाँ का जो मुख्यमंत्री है वही संगठन भी वही चला रहा है, वही जो है राज्य भी वही चला रहे हैं। ये उस व्यक्ति का एक तो शीर्ष नेतृत्व का जो है भरोसा उस व्यक्ति के प्रति दिखाता है, और वो जो है उनका सियासी कौशल और जो सियासी प्रबंधन का जो कौशल है उसको आप जो है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रकार से देखा जाए तो हेमंता शर्मा ही मुख्यमंत्री हैं, हेमंता शर्मा ही वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये सरकार और संगठन दोनों जो है उनकी ही ग्रिप में है। यही वजह है कि जो असम में जो है बीजेपी का बेस लगातार बढ़ रहा है। इस बार भी बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ाई हैं। आप देखेंगे कि उनको युवा वोटर से कनेक्ट होने की अद्भुत कला है। डांस करते हैं, जो है हाथ मिलाते रहते हैं, गाली देते हैं पवन खेड़ा को। सैकड़ों लोगों से करते हैं। हाँ, ये भी है कि आमतौर पर राजनीति में जो है इस तरीके की शब्दावली जो है लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वो ये है कि वो जैसे हैं वैसे जो है वो जो है पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहते, वैसे ही वो प्रकट भी हो जाते हैं। जैसे उन्होंने पवन खेड़ा को लेकर के कहा कि हम ये कर देंगे, उसको ये करेंगे, वो करेंगे। और आपने एक देखा होगा कि जैसे प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को क्या क्या नहीं बोला कि भाई वो 9वीं जो है 7वीं फेल है, ये है, उसका जो है लड़की के अपहरण कांड में नाम आया, ये ऐसा है वैसा है, तमाम सारे आरोप लगाए। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने कोई जो है पलटवार नहीं किया, कोई वैसा नहीं किया, वो भूल गए। लेकिन हेमंता बिश्वा शर्मा चुनाव जीतने के बाद भी लगातार बयान दे रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, जो हम कहा है छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बोला तो कि ये हम जो है पवन खेड़ा को पेड़ा बना देंगे। हाँ, पेड़ा बना देंगे, ये उनकी अपनी शैली है। तो और ये जो है कई बार क्या होता है, देखिए हर नेता की एक अपनी शैली होती है। कुछ नेता पॉलिटिकली करेक्ट रहना चाहते हैं और कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली करेक्ट होने में विश्वास नहीं रखते, वो बस उन्हें अपने एजेंडे से मतलब होता है। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बंगाल चुनाव की सारी रणनीतियों को जाना है। क्या गलतियां ममता से हुई और क्या ऐसी रणनीति बनाई बीजेपी जिसकी वजह से बीजेपी की सरकार आई। तो ये पॉडकास्ट आप ज़रूर देखें और इस पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो शायद अभी तक आपको और कहीं से ना मिली हो। तो थैंक यू सो मच भैया आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और अगर आपके पास समय रहा तो हम फिर से आपको जो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप जब भी याद कर लेंगे हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। प्रणाम।